डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो मसले कश्मीर को हल करने में इंडिया और पाकिस्तान की मदद करेंगे। I said, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया एस्केलेशन और सूरत हाल, जिसके बारे में कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक फुल स्केल वॉर में बदल जाए, और जो सीज फायर के बावजूद अब भी काफ़ी नाजुक और फ्रैजिल है, बहुत साल बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये एहसास हुआ है कि कश्मीर के मसले को हल करना ज़रूरी है। इंडिया और पाकिस्तान पिछले 10 साल में कई बार एक फुल स्केल वॉर के बहुत करीब आ चुके हैं। हर बार बात कश्मीर से शुरू हुई। 1998 में होने वाले एटमी तजर्बों के बाद दोनों ममालिक ने अपने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी बनाना शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंग सिर्फ इस खित्ते इंडो ममालिक के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक और भी बड़ा खतरा बन गई है। इस पस मंज़र में आज सहरबीन में हम एक बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस खित्ते में इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग से बचने के लिए मसले कश्मीर को हल करना क्यों जरूरी है। देखिए, सदर ट्रंप ने अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन के बारे में बात करते हुए कश्मीर का जिक्र किया है तो यह गलत भी नहीं। 1000 साल से न सही, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान पिछले 78 बरस में कश्मीर की वजह से कम 2 भरपूर जंगें लड़ चुके हैं। 1947 में बरसगीर की तकसीम और इंडिया और पाकिस्तान के क़याम के कुछ ही माह बाद इंडिया और पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपनी पहली जंग लड़ी। ये जंग 1948 में ख़त्म हुई और इसमें हज़ारों जानें गईं। 1965 में दोनों ममालिक ने कश्मीर पर अपनी दूसरी जंग लड़ी। एक बार फिर हज़ारों लोग हलाक हुए और फिर जनवरी 1966 में अमेरिका और सोवियत यूनियन की सालिसी के ज़रिए होने वाले ताशकंद मुज़ाकरात के बाद दोनों मुल्क जंग में हासिल की गई ज़मीनें वापस करने और अपनी फ़ौजें वापस बुलाने पर राज़ी हुए। इन 2 भरपूर जंगों के अलावा 1998 के एटमी धमाकों के बाद 1999 में होने वाली महदूद कारगिल वॉर में भी भारी जानी नुकसान हुआ। उस वक्त भी एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खौफ हकीकत बनता नजर आ रहा था और अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान मीडिएशन करके लड़ाई रुकवाई। कश्मीर के मसले की तारीख पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से नजर डालेंगे, लेकिन यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि अगर एक तरफ पाकिस्तान मुसलसल कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया की कोशिश ये रही है कि वो इसे एक बैनुल अक़वामी मसला बनने से रोके। 2019 में इंडिया ने अपने आइन में तरमीम करके यकतरफा तौर पर आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। कश्मीर का इंडिया के साथ इल्हाक इसी आर्टिकल के तहत हुआ था और ये कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी और खुसूसी हैसियत की बुनियाद था। इसे ख़त्म करके इंडिया ने यह पैगाम दिया कि कश्मीर इंडिया की किसी भी दूसरी रियासत की तरह ही है और कुछ नहीं। अमेरिका ने कहा कि कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला है और अमेरिका खित्ते में अमन चाहता है। उस वक्त ऐसा लगा कि पाकिस्तान की कोशिशें आखिरकार नाकाम हो गई हैं। फिर कुछ साल बाद पहलगाम में होने वाला शिद्दत पसंद हमला और फिर एक बार जंग के बादल, हलाकतें, न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा और कश्मीर एक बार फिर एक फ्लैश पॉइंट। ये एस्केलेशन फिलहाल तो रुक गई है, लेकिन दोनों तरफ से बयानात सुनकर ऐसा लगता है कि ये सीज़ फायर बहुत नाजुक, बहुत फ्रैजाइल है और इस सब के दरमियान कश्मीर अब भी गैर यकीनी से दो चार है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर होने वाले शिद्दत पसंद हमले में 26 अफराद हलाक हुए। इसके बाद जहां एक तरफ इंडिया पाकिस्तान जंग के दहाने पर पहुंच गए, तो दूसरी तरफ इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुकूमती कार्रवाई में हज़ारों अफराद को गिरफ्तार किया गया। कई ऐसे रिहायशी मकानों को तबाह किया गया जिनके बारे में हुकूमत का कहना है कि ये शिद्दत पसंदों के ख़ानदान वालों के घर थे और ख़ित्ते में मज़ीद फ़ौजें भेजी गईं। इनफैक्ट जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर रहे थे, उस दौरान भी कश्मीर में कई मकामात पर छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी था। ऐसे में श्रीनगर में, कश्मीर में इस जंगबंदी के बाद इस वक्त किस तरह का माहौल है? BBC के नामानिगार रियाज मसरूर श्रीनगर में है। गुज़िश्ता हफ्ते 4 रोज तक इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्रीज के दरमियान जो टेंशन थी, जो टकराव था, उससे यहाँ के लोगों को लगता था कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लेकिन जब बिलाखिर सीज़ फायर हुआ तो उसके बाद ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौटने लगी। यहाँ तक कि फ़्लाइट्स को भी ऑपरेट किया गया, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी क्लास वर्क रिज्यूम हुआ और अब लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या ये सीज़ फायर होल्ड करता है या नहीं।
हालांकि दिलचस्पी की बात यह भी है कि सीज फायर के बाद पै दर पै 2 मुसल्लह झड़पें हुई जिसमें 6 अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया गया। लेकिन जाहिर है 35 साल से यहाँ मुसल्लह झड़पें होती रही हैं, इसलिए सीज फायर के फ़ौरन बाद झड़पों का होना आम लोगों में मामूल की बात है। लेकिन लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उन टॉक्स को देख रहे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज की क़यादत के दरमियान होती हैं, जिसमें सीज़ फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस को फाइनलाइज किया जा रहा है। लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ इस वक्त अमेरिकन इंटरवेंशन से बातचीत करवाने का दावा जो अमेरिकन सदर ट्रंप ने किया और कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान की सियासी क़यादत किसी न्यूट्रल प्लेस पर टॉक्स करें और अपने दरमियान जो उनकी गलतफहमियाँ हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। ज़ाहिर है इसमें इंडिया का रिएक्शन तो आया है, उन्होंने किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को मुस्तरद किया है, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है कि किसी न किसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती या सियासी सतह पर कोई बातचीत हो ताकि सरहदों पर भी सुकून लौट आए और वादी में भी अमन की फ़ज़ा बहाल हो जाए। तो कश्मीर का मसला आखिर है क्या? देखिए, कश्मीर की तारीख़ में जाएंगे तो बात काफ़ी फैल जाएगी, इसलिए बात की शुरुआत 1947 से करते हैं। उस वक्त कश्मीर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा तो था, लेकिन एक आज़ाद प्रिंसली स्टेट की हैसियत से। बरतानिया ने इसे करीब 100 साल पहले कश्मीर को डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया था। खैर, बरसग़ीर की तकसीम मज़हब की बुनियाद पर हुई, यानी हिंदू अक्सरियती इलाके इंडिया और मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बने। कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, लेकिन इसका हुक्मरान हिंदू था, महाराजा हरी सिंह, जो आज़ाद रहना चाहते थे। हालांकि उस वक्त उनके ख़िलाफ़ कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में एक पॉपुलर मकामी तहरीक का आगाज़ हो चुका था। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमले हुए। महाराजा हरी सिंह ने इंडिया से मदद मांगी और आखिरकार इंडिया से इल्हाक़ के दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर पर पहली जंग थी। इंडिया ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया और इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कानूनी तौर पर इल्हाक़ होने के बावजूद इस मामले का हतमी फ़ैसला कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के हवाले से कई करारदादें मंजूर की, जिनमें जंगबंदी, सीज़ फायर लाइन का क़याम और क्रूशली दोनों तरफ के कश्मीर से पहले पाकिस्तानी और फिर इंडियन फ़ौजों के इनख़ला और इसके बाद रायशुमारी की बात की गई। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कहा कि पहले सामने वाला अपनी फ़ौज हटाए तब हम हटाएंगे, और बात यहीं अटक गई। रायशुमारी अब तक नहीं हुई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंग जैसी सूरत हाल के बाद क्या कश्मीर के मसले के किसी पायदार हल की जानिब बात जा सकती है? यही सवाल मैंने किंग्स कॉलेज लंदन की प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा इक़्तिदार से पूछा। जहाँ जहाँ से कॉलोनियल रजीम 20th सेंचुरी में ख़त्म हुई, वहाँ पे ऐसे डिवाइडेड बॉर्डर्स, डिवाइडेड पॉपुलेशंस वो एक हिस्सा रहे हैं और उनको सॉल्व करने की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लोगों ने ट्राई की हैं। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं, वो ये है कि मसले को हल करने के लिए अमन ज़रूरी है। यानी कि बजाय कि हम ये कहें कि हल करने के बाद अमन आएगा, मसले का हल पुरअमन तरीके से ही हो सकता है। हल लेकिन क्या है? हल मेरा ख्याल है कि अभी तक रियली पाकिस्तान की हुकूमत ने भी और इंडिया की हुकूमत ने भी हल की जो शक्ल इमेजिन की हुई है वो मुख्तलिफ है। और मेरी नज़र में हम जिस चीज़ को हल कह सकते हैं वो ये है कि कश्मीरियों के लिए क्या चीज़ हल होगी। खुदा न खास्ता हम सब दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर इस तरह का एक और शिद्दत पसंद हमला हो जाता है तो उस सूरत में क्या होगा? इस किस्म की जंग का मसला ये होता है कि वन सिली और स्टूपिड मिस्टेक कैन हैव वेरी इंपॉर्टेंट रैमिफिकेशंस। यानी कि किसी की कोई छोटी सी गलती, किसी की कोई इंसानी गलती, कोई पायलट ने कोई गलती से कुछ एक जगह के बजाय दूसरी जगह कुछ कर दिया, उससे बात बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ सकती है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि इस सिचुएशन पे जाने से पहले ही गुफ्तगू के लिए कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो सेटअप कर दिए जाएं। सो आई थिंक दैट वुड बी द वन मेन लर्निंग कि जो प्रोसीजर्स थे और जिनको डीएक्टिवेट किया गया है उनको दोबारा शुरू किया जाए। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद जब इंडिया ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल और पाकिस्तान के साथ अपनी सरहद मुकम्मल तौर पर बंद करने और दीगर इक़दामात का ऐलान किया, तो पाकिस्तान ने जिन जवाबी इक़दामात का ऐलान किया उनमें शिमला एग्रीमेंट समेत तमाम बायलैटरल मुआहदों को मुअत्तल करना शामिल था। कश्मीर के तनाजुर में शिमला एग्रीमेंट बहुत अहम है।
انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد تنازع کو ختم کرنے اور مستقبل میں پرامن تعلقات قائم کرنے کے لیے فریم ورک بنانے سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جو شملہ ایگریمنٹ کہلاتا ہے۔ ویسے تو اس ایگریمنٹ کے بہت سارے پہلو اور تفصیلات ہیں، لیکن ہم دونوں ممالک کے زیر انتظام کشمیر تک ہی محدود رہتے ہیں۔ شملہ معاہدے کے پیراگراف 6 میں کشمیر کو دونوں ممالک کے درمیان ایک ڈسپیوٹ یا تنازع قرار دیا گیا۔ دونوں ممالک کے زیر انتظام کشمیر کے درمیان ایک عارضی سرحد یعنی لائن آف کنٹرول اسی معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ شملہ ایگریمنٹ میں کشمیر کا واضح طور پر نام لیے بغیر کہا گیا کہ دونوں ممالک اپنے تمام حل طلب ایشوز کو بائی لیٹرلی یعنی کسی تیسرے ملک کو شامل کیے بغیر آپس میں طے کریں گے۔ انڈیا آج بھی شملہ معاہدے کے اسی پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کوئی انٹرنیشنل نہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک دو طرفہ مسئلہ ہے جس میں کسی تیسرے ملک کو ایک ثالث کی حیثیت سے شریک نہیں کیا جا سکتا۔ پہلگام حملے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد سیز فائر اور مسئلہ کشمیر سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیانات، سیز فائر کی کوششوں میں کئی ممالک کے شامل ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر کشمیر کا مسئلہ کسی حد تک انٹرنیشنلائز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ سب تاریخی حقائق اپنی جگہ، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کشمیر میں حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، کشمیر میں ہونے والے واقعات کے نتیجے میں انڈیا اور پاکستان میں جنگیں ہوئیں یا جنگوں جیسی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو اس تاریخی بیک گراؤنڈ میں کشمیر کے مسئلے کو حل یا کم سے کم ایڈریس کیے بغیر کیا دونوں ممالک میں پائیدار امن ممکن ہے؟ یہ جنگ شروع ہوئی پہلگام کے ایشو سے، اور اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کے بعد انڈین گورنمنٹ کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ اگر یہ پروف تھا اور اگر ان کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ یہ پاکستان اس میں ملوث ہے تو وہ باہر لاتے، پاکستانی ریاست کو ڈسکریڈٹ کرتے، FATF کے رولز کو اپلائی کرواتے، مختلف طریقے تھے اس بات کو آگے لے جانے کے، اور یہ سارے پرامن طریقے تھے، ایک لحاظ سے جنگ کے بغیر کے طریقے تھے۔ تو اس میں کشمیر کا کیا رول ہے، کشمیریوں کا کیا رول ہے، وہ بالکل سائڈ لائن ہو گیا۔ تو یہ اگر ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ کشمیر کو ایک پلیٹ فارم بنا کے، کشمیر کو ایک ریزن بنا کے دونوں ملکوں نے بیک اینڈ فورتھ جنگ کو پریکٹس کیا ہے اور اس کی ایک لانگر ہسٹری ہے، تو حالیہ جنگ کو ہم دوبارہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو فور گراؤنڈ نہیں کیا گیا۔ اس دوران انڈیا نے پاکستان پر کشمیر میں مداخلت اور بقول اس کے شدت پسند عناصر کی پشت پناہی کا اور کشمیر اور انڈیا کے دیگر شہروں میں ہونے والے شدت پسند حملوں کا الزام لگایا ہے، خاص طور پر کشمیر میں مسلح تحریک کے شروع ہونے کے بعد۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی تحریک کی حمایت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں کسی بھی طرح کی عسکری مدد دینے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ تو پاکستان کی اس پالیسی اور اقدامات نے کشمیر ایشو کو حل کرنے میں کوئی مدد کی ہے یا نقصان پہنچایا ہے؟ جب پاکستانی حکومتوں کے پاس زیادہ ایک طرح سے ڈپلومیٹک پراوس تھی، ڈپلومیٹک پاور تھی کہ وہ اس ایشو کو دنیا کے نظر کے سامنے لاتے، مثلاً جب امریکہ کو ضرورت تھی پاکستان کی ایز این ایلائی، پہلی افغان جنگ میں جنرل ضیاء کے ساتھ، دوسری افغان وار میں جنرل مشرف کے ساتھ، وہ موقع تھے کہ کشمیر کے ایشو کو اٹھایا جاتا، اس کو ایک انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے لایا جاتا، اور پاکستانی حکومتوں نے وہ مواقع ضائع کیے۔ اور جو انڈین حکومت پاکستان پر الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے آرمڈ ملیٹنٹس کو یا ملیٹنسی کو آرم کیا، ہتھیار دیے، دیکھیں پاکستان کی حکومت نے کچھ چیزیں ٹرائی کی، لیکن اس کو سب سے پہلے کشمیریوں نے ریجیکٹ کیا، اینڈ دیٹ از دا فنڈامنٹل تھنگ۔ کشمیری گروپس نے لشکر طیبہ کو باہر نکالا، کشمیری سوسائٹی نے اس قسم کے گروپس کو ریجیکٹ کیا، بٹ اگر سوال یہ ہے کہ پاکستان کی یہ پالیسی کامیاب ہوئی یا نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں کامیاب ہوئی۔ ان فیکٹ اٹ واز اے شارٹ سائٹڈ مس گائیڈڈ پالیسی جو کہ ناکام ہو۔ ویسے ایسا نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ فروری 1999 میں وزیر اعظم واجپئی کا لاہور آنا اور پھر لاہور ڈیکلیریشن پر سائن ہونا، اس کے بعد جنرل مشرف کا آگرہ جانا، اور پھر اس کے کئی سال بعد انڈیا کے وزیر اعظم منموہن سنگھ اور جنرل مشرف کے درمیان کشمیر سے متعلق ایک ممکنہ حل کے قریب پہنچ جانا، جسے منموہن مشرف فارمولا کہا جاتا ہے۔ ایسے اقدامات اور واقعات ہیں جنہیں امن کی بڑی کوششیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ منموہن مشرف فارمولے کو اب تک کی سب سے بڑی کوشش سمجھا جاتا ہے۔
वैसे तो ऑफिशियली दोनों ममालिक की जानिब से इसकी कोई तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन दोनों हुकूमतों में उस वक्त के आला ओहदेदारों ने अपनी किताबों में लिखा कि दोनों मुल्क कश्मीर का मसला हल करने के करीब पहुंच गए थे। उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने अपनी किताब नाइदर अ हॉक नॉर अ डव में लिखा है कि इस फॉर्मूले में ये तय हुआ था कि दोनों मुल्क कश्मीर में अपनी अफवाज की तादाद में बड़ी कमी करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान अगर चाहें तो अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और गिलगित बल्तिस्तान को अपने अपने इंतज़ामी यूनिट्स बना सकेंगे। इंडिया कश्मीरियों पर दबाव कम करेगा और पाकिस्तान शिद्दत पसंदी के खात्मे में अपना किरदार अदा करेगा। दोनों की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सेल्फ गवर्नेंस होगी, दोनों के दरमियान खुली आमद-ओ-रफ्त होगी। 15 साल तक इस फॉर्मूले पर अमल होगा और उसके बाद इसका रिव्यू होगा। इस फॉर्मूले की कोई फिक्स डेट तो नहीं है, क्योंकि ये 2005, 6 और 7 के दौरान इवॉल्व हो रहा था, बात आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर वकीलों की तहरीक के नतीजे में मुशर्रफ कमज़ोर हो गए और इंडिया में 2008 में मुंबई हमले हुए और सारा प्रोसेस डीरेल हो गया। तो माजी में दोनों के दरमियान हालात को बेहतर बनाने की, कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिशें नाकाम क्यों हुई? शॉर्ट आंसर आपके सवाल का ये है कि दोनों ममालिक में पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स और इंटरेस्ट हैं जो कि पीरियोडिकली कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते वो, लेकिन एवरी नाउ एंड देन वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को दूसरे मुल्क के मुकाबले में उभार के शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन हासिल करते हैं। उनका गेन भी इतना लंबा नहीं होता, लेकिन वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन उनके लिए काफ़ी होता है। पाकिस्तान के केस में दिस इज़ द रोल दैट द मिलिट्री हैज़ प्लेड। इंडिया के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने के थोड़ी बहुत वेरिएशन रही है, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 10 साल से मोदी रजीम के अंडर पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे, यानी कि एक टेररिस्ट स्टेट का लक़ब दे के पाकिस्तान के साथ डील करना उनके लिए भी पॉलिटिकली फ़ायदेमंद रहा है और उन्होंने उस चीज़ को बार बार उभारा है। देखिए, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जो सवाल पूछा था कि इस खित्ते में इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग से बचने के लिए मसले कश्मीर को हल करना क्यों ज़रूरी है, उसका जवाब किसी हद तक वाज़ेह है। कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से दोनों ममालिक हज़ारों जानें गंवा चुके हैं, जंगें लड़ चुके हैं, जंगों के करीब आते रहते हैं। एक ऐसा इशू जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ उस तरह के मस्बत ताल्लुकात नहीं बना सकते जिनसे दोनों मुल्कों को, उनके अवाम को फ़ायदा हो सकता है। और ये याद रखना भी ज़रूरी है कि इस सब में कश्मीर के अवाम भी एक स्टेक होल्डर हैं और इन दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी, अदम एतमाद और जंगों की सबसे बड़ी कीमत हर बार वही चुकाते हैं। पहलगाम में होने वाले एक शिद्दत पसंद हमले ने दोनों मुल्कों को एक बार फिर जंग के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया था, एक ऐसी जंग जो एक एटमी जंग भी बन सकती थी। ये जंग तो फिलहाल टल गई है, लेकिन कश्मीर के मसले को रिजॉल्व किए बगैर जंग का खतरा खत्म नहीं हुआ है।